Figures of speech used in keeping quiet. There are many figures of speech used in the poem Keeping Quiet. Some of them are alliteration, antithesis, repetition, anaphora, pun, symbolism, transferred epithet, metaphor, personification, imagery, enjambment, etc. Now, one by one, I would like to discuss all these figures of speech which I have just now named. First of all, let us try to understand where the figures of speech alliteration has been used. It has been used at many places, and let us try to understand where alliteration has been used in this poem, Keeping Quiet. Now we will count to 12. इसको कंसिडर करते हैं. We will, a repetition of WW. Count to 12. The initial letters of 2 and 12. T they are. तो यहाँ पर T का repetition है 212 में, और We will में W लेटर का repetition, और ये W और T दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं. एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें जो प्रॉक्सिमिटी के वर्ड्स हैं उनमें कॉन्सोनेंट लेटर्स, जो इनिशियल कॉन्सोनेंट, जो बिगिनिंग के वर्ड्स के बिगिनिंग के कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, उनका रिपीटिशन अगर होता है तो वहां पर फिगर्स ऑफ स्पीच होता है एलिट्रेशन. तो यहां पर वी विल में वी एक वर्ड है, विल एक वर्ड है, और दोनों के इनिशियल लेटर्स W हैं, इसलिए यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ एलिट्रेशन. इसी तरीके से TO2, TWELVE, इन दोनों वर्ड्स में इनिशियल लेटर T होने के कारण, इसके रिपीटिशन के कारण यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन. इसी तरीके से वी वुड ऑल बी टुगेदर, अगेन वी W, would W, it starts with W, so यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. फिर अगर हम आगे लाइन बढ़ते हैं, उसमें है इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. सडन स्ट्रेंजनेस ये भी दोनों प्रॉक्सिमिटी के वर्ड्स हैं, नज़दीक के वर्ड्स हैं, और इनमें भी क्या है, सडन स्टार्ट्स विद S एंड स्ट्रेंजनेस स्टार्ट्स विद S, एंड देयरफॉर द फिगर्स ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. Another line, would look at his hurt hands. His hurt hands. His starts with H, hurt starts with H, hands starts with H once again. So here once again the figures of speech is alliteration. Wars with gas, wars with fire. यहाँ पर भी क्या है, war, WARS, with WITH. W लेटर का रेपिटेशन है, कॉन्सोनेंट है W. यहाँ पर भी क्या है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इसमें भी एलिट्रेशन है. फिर इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पे अगर इस लाइन को भी देखा जाए तो इसमें भी क्या है, वी वर, WW रेपिटेशन, सिंगल माइंडेड, सो सिंगल माइंडेड, सो एस सिंगल एस, सो इनिशियल लेटर सिंगल, कॉन्सोनेंट लेटर सिंगल का रेपिटेशन होने के नाते ये वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड में भी, वी वर में भी W का रेपिटेशन है, एलिट्रेशन. सो सिंगल माइंडेड में भी, सो सिंगल में SS के रेपिटेशन के कारण भी यहाँ पर एलिट्रेशन. तो इस प्रकार से एलिट्रेशन जहाँ जहाँ पर इस पोएम में है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट अस come to another figures of speech which has been used in the poem Keeping Quiet. एक दूसरा figures of speech जिसका इस्तेमाल कम होता है अमूमन, या आपके prescribed poems में क्लास 12th या 11th में जो prescribed poems हैं उनमें थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है, और वो figures of speech है antithesis. एंटीथेसिस में दो कंप्लीटली कंट्रास्टिंग आइडियाज
या तो एक ही सेंटेंस में या जो प्रॉक्सिमिटी के सेंटेंस हैं उनमें एकदम पास पास इमीडिएटली कंट्रास्टिंग आइडियाज को वहां पर एक्सप्रेस किया जाता है। अब इस पोएम में एंटीथेसिस कहाँ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड विल कीप स्टिल। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहां पर जो दो कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं वो हैं, एक तरफ तो कहता है पोएट नाउ वी विल काउंट टू 12। काउंट टू 12 इज एन एक्टिविटी एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहां पर क्या है, स्टिलनेस इज स्टैटिक स्टेट है जहां पर कि हमें कुछ नहीं करना है। तो एक तरफ तो पोएट क्या कहता है कि वी विल हैव टू काउंट टू 12। काउंट टू 12 करने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी करना, और कीप स्टिल का मतलब क्या हुआ है कि एक्टिविटी स्टॉप कर देना। इसका मतलब क्या है कि दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को साइड बाय साइड और एक साथ ही प्लेस किया गया है, और इसलिए इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया एंटीथेसिस। एक स्थान पर और इस पोएम में एंटीथेसिस का इस्तेमाल हुआ है, और वो है एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. As when everything seems dead and later prove to be alive. तो dead और alive अगेन ये दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं या कंट्रास्टिंग सिचुएशन है कि डेड एक तरफ तो मौत को इंडिकेट करता है और अलाइव इज अ लाइफ, जीवन। तो इन दोनों को ही एक ही साथ प्लेस किया गया होने के कारण, एक ही साथ रखे जाने के कारण यहां पर भी फिगर्स ऑफ स्पीच होगा एंटीथेसिस। अब हम एक और फिगर्स ऑफ स्पीच की चर्चा करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और अक्सर पोएम्स में इसका इस्तेमाल होता है, और वो फिगर्स ऑफ स्पीच है पन। अब जानने की कोशिश करते हैं कि पन है वाकई में क्या। तो पन एक इस प्रकार का फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जहां पर किसी एक वर्ड के एक से अधिक मतलब निकलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इज लाइफ वर्थ लिविंग? आंसर है इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। अब इसमें इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर में जो लिवर वर्ड है उसके दो मायने निकलते हैं। एक तो लिवर का मतलब वो जो रहने वाला, जीने वाला, जिंदा रहने वाला, वो जिस प्रकार से लिव करता है यानी रहता है। इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर, दैट इज द पर्सन हु लिव्स। एंड देयर मे बी अनदर मीनिंग फॉर लिवर इज द पार्ट ऑफ योर इंटरनल पार्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज लिवर, लाइक लिवर, किडनी, लंग्स एटसेट्रा। सो दैट इज ऑल्सो लिवर। और उसका मतलब भी यहाँ पर पूरा का पूरा एप्रोप्रिएट है कि जिसका लिवर अच्छा होगा उसी के लिए लाइफ वर्थ लिविंग है। अब इस पोयम में कहां पर इस्तेमाल हुआ है जहां पर कि मल्टीपल मीनिंग एक वर्ड की हो सकती है, वो है नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब इसमें नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, ये आर्म्स के यहां पर दो माने हैं। एक तो आर्म्स जो हमारा अपर लिम्ब है यानी ये दो हाथ, इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पोएट ने कहा डू नॉट मूव योर आर्म्स टू मच। अपने हाथों को बहुत ज्यादा हिलाएं नहीं, माने उससे एक्टिविटीज बंद कर दें। दूसरा मतलब जो इसी आर्म्स का है वो है वेपन, आर्म्स और आर्म्स एंड एमिनिशंस। तो यहां पर दोनों माने फिट बैठते हैं क्योंकि पोएट न तो वेपन्स और एमिनिशंस, आर्म्स एमिनिशंस के इस्तेमाल के लिए कहता है और न ही बहुत ज़्यादा हाथों को चलाने यानी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहता है। वो एकदम शांत बैठने के लिए, एकदम स्टिल रहने के लिए कहता है, और इसलिए यहाँ पर दोनों माने फिट बैठते हैं आर्म्स के। और फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा हुआ पन। अब अगला फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोयम में हम जो डिस्कस करेंगे वो है सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम
किसी भी आइडियाज को या किसी भी क्वालिटी को किसी ऐसे सिंबल या ऐसे वर्ड्स द्वारा डिनोट करते हैं जो कि वो लिटरल मीनिंग में तो डिफरेंट हो सकते हैं, या वो किसी एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मल्टीपल चीजों के लिए। तो ऐसा जो सिंबल है, ऐसा जो वर्ड है, वो उस पोएम में सिंबॉलिज्म फिगर्स ऑफ स्पीच बनाता है। यानी द यूज ऑफ सिंबल टू सिग्निफाई ideas and qualities by giving them symbolic meanings that are different from their literal sense। अब यहां पर कई एक सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल हुआ है, जैसे 12 के लिए काउंट अप टू 12, इसमें भी एक सिंबॉलिज्म है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन भी सिंबॉलिकली इस्तेमाल किए गए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी कम्युनिटी को। अभी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से वेल्स की बात जो की गई है, ग्रीन वॉर्स हैं या गैस विद फायर हैं या जो सॉल्ट गैदरर्स हैं, ये सभी सिंबॉलिकली इस्तेमाल किए गए हैं। कैसे इनका इस्तेमाल हुआ और कैसे ये सिंबॉलिज्म है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 12 को ही। तो जो काउंटिंग टू 12 है वो भी एक सिंबॉलिक है, एक फॉर अ शॉर्ट वाइल, एक थोड़े समय के लिए। और उसको जो 12 का नंबर दिया वो इसलिए क्योंकि क्लॉक में 12 डिविजन्स हैं। और एक जो दूसरी बड़ी बात है कि एट 12 o'clock वो सारे के सारे क्लॉक की आर्म्स एक ही पॉइंट पे होती हैं, जो कि सिंबलाइज यूनिटी को करती है, यानी यूनिटी ऑफ थॉट। अब फिशरमैन जिनको यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, फिशरमैन के साथ साथ वेल्स को एक्सप्रेस किया गया है। ये फिशरमैन सिंबॉलिक हैं ऐसी कम्युनिटी के लिए कहा गया है, या दे आर सिंबॉलिक ऑफ द कम्युनिटी विच आर दैट ऑफ ऑपरेसर्स और पोचर्स, जो कि वाइल्ड एनिमल्स को किल करते हैं। एंड द वेल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ all the animal community which are at the verge of extinction, which are being killed by men. So whales and fishermen, they have been treated symbolically here. Similarly, salt gatherers, they are also the representative of the class of the people who are engaged in the hazardous business, that is for the sake of earning little bit of money, for the sake of earning their bread, they engage themselves in such work which reduce their life, doing which they compromise with their health. इसी तरीके से ग्रीन वॉर्स सिंबल है कटिंग, डिफॉरेस्टेशन का, कटिंग ऑफ द ट्रीज का, और ग्रीनरी को नष्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है। वॉर्स विद गैस, रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, क्रिएटिंग पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। वॉर्स विद फायर, दे सिंबलाइज वॉर्स विद वेपन लाइक atom bombs, etc., or maybe other different kinds of bombs which are creating havoc or destruction. Similarly, walkabout with their brothers में brothers universal brotherhood को symbolize करता है। तो इस तरीके से इस poem में कई जगहों पर at different places the poet has used the figures of speech symbolism। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो कि इस पोएम में उसका इस्तेमाल हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें एडजेक्टिव को जिस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया गया है उसको डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट के साथ न अटैच करके दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे यही के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस पोएम में जहाँ उसका ज़रूरत हुआ, जहाँ ये इसका यूज़ हुआ है,
उसी से समझने की कोशिश करते हैं. लाइक फिशरमैन इन द कोल्ड सी. कोल्ड इज अ वर्ड which signifies emotionlessness of the fishermen. That is, they are very cold people. Warm people, cold people. Like with warmth you welcome somebody, and with coldness you treat somebody. Coldness shows lack of emotions, lack of attachment, lack of concern. So here the word cold or the adjective cold has been used for the fisherman, but in the poem it has been attached with the sea. Fisherman in the cold sea. So poet doesn't mean to say the sea is cold or the temperature of the sea the poet has not talked about. In fact, the meaning of the cold word has been used as an adjective for the fisherman. Therefore the adjective has been transferred from fisherman to the sea, and therefore the figures of speech used here is transferred epithet. अगला फिगर्स ऑफ स्पीच जिसकी हम चर्चा करेंगे वो बहुत पॉपुलर और बहुत ही सिंपल सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसको कि आपने कई बार पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में. वो है मेटाफर. मेटाफर का भी इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है कीपिंग क्वाइट में. जैसे कि जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. तो यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स में एक मेटाफर है. कैसे है अभी हम बात करते हैं. इसी तरीके से एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग. तो यहाँ पर इन शेड में भी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है. तो ये इस्तेमाल किस तरीके से है और क्या कौन से फ्रेज या कौन सा वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को कंपेयर किसके साथ किया गया है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं. जैसे क्लीन क्लोथ्स की ही बात करें तो क्लीन क्लोथ्स जो है कंपेयर किया गया है विद अ न्यू पर्सपेक्टिव और द आउटलुक ऑफ ह्यूमन बींग्स. दैट इज आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन एंड आफ्टर द जजमेंट दे मेक that whatever they are doing is incorrect, like those who are engaged in poaching, those who are engaged in hurting their own hands, those who are engaged in wars of different kinds, maybe wars with gas, wars with fire, victory with no survivor. They will do what? They will change their outlook, they will change their perspective, and they will be like a different people now. And thus clean clothes has been compared, the clean clothes have been compared with the new look or the new outlook of a human being, or outlook of those new perspective of those people who were earlier engaged either in war or maybe any kind of destructive business. Similarly, in the shade doing nothing, shades refer to protection. They will be leading a life full of protection, because when everybody is living a life of brotherhood, so obviously there will be peace and harmony in the society, and thus society would not fear the threat of death. And therefore walking in the shade is also a kind of metaphor here. So another figures of speech, that is metaphor, has been used here at 2 points in the poem. Next important and again a common figures of speech used here in this poem is personification. When the writer says perhaps the earth can teach us when everything seems to be dead, later alive, something like that it is. So earth can teach us how? Unless and until it is a person. Means earth has been personified here. So the next figures of speech which is used here is
the personification. So overall, I have discussed all the main figures of speech used in the poem Keeping Quiet. I hope that the students would find this discussion fruitful. Thank you very much.